ओके, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में जितने कॉन्सेप्ट होने थे, जो जो टॉपिक्स थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो कल जैसे लास्ट में हमने देखा था, उसमें वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, इसके पहले लेक्चर में स्ट्रीम फंक्शंस के बारे में और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। ठीक है, इस तरीके से उसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो फिनिश हो चुके हैं। ठीक, तो एक समरी देख लेते हैं हम लोग इस यूनिट से रिलेटेड, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से रिलेटेड उसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। ठीक है, कि हमने इस यूनिट में एक्चुअल में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देख लेते हैं और क्या फॉर्मूले यूज हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स, सबसे पहले जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या होता है ये हमने देखा था। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड, पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड इन मोशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस। ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ब्रांच है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, जो कि स्टडी करता है फ्लूइड के पार्टिकल्स के वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब कोई भी फ्लूइड मोशन में रहे। ठीक है, या तो और उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसेस। ठीक है, क्योंकि जब वो मोशन में रहेगा तो अलग अलग स्पेस की तरफ उसका मूवमेंट होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत भी इसको पढ़ते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि विदाउट कंसीडरिंग ऑफ फोर्सेस और एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विदाउट कंसीडरिंग ऑफ एनी फोर्सेस और एनर्जी इन्वॉल्व्ड। तो अभी तक हमने जो इस यूनिट में पढ़ा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, वहां पर कहीं पर भी हमने फोर्सेस और एनर्जी के बारे में स्टडी नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें हमेशा ऐसा होगा कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स या काइनेमेटिक्स जो वर्ड है ना, चाहे वो फ्लूइड के साथ में जोड़े हम उसको या सॉलिड के साथ में जोड़े। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में कभी भी फोर्सेस और एनर्जी के बारे में बातचीत नहीं होती है। ठीक है, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। सेकंड, हमने जो चीज देखा था यहाँ पर कि जो मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, उसको डिस्क्राइब किया था। मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स की स्टडी किस मेथड से की जाती है। ठीक है, तो मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स की स्टडी के लिए हमने दो मेथड यहाँ पर यूज किए थे, एक लैग्रेंजियन मेथड और दूसरा होता है यूलेरियन मेथड। तो लैग्रेंजियन मेथड में हमने देखा था कि इन दिस मेथड जो ऑब्जर्वर रहेगा, ठीक है, जो उस मेथड की स्टडी कर रहा है या जो उस फ्लूइड पार्टिकल के मोशन की स्टडी कर रहा है उसको बोलेंगे ऑब्जर्वर, है ना। जैसे अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, हम ऑब्जर्वर हो गए। तो ऑब्जर्वर कॉन्सेंट्रेट किस पे करता है? लैग्रेंजियन मेथड में जो ऑब्जर्वर है, दैट ऑब्जर्वर विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द मूवमेंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, मैंने इसको बताया था कि जैसे ये एक पूरा क्या है, ये एक पैसेज है ना, किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का एक पैसेज है, यहाँ पर वो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये इस तरीके का मोशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग मूवमेंट ऑफ सिंगल पार्टिकल, जैसे ये एक सिंगल पार्टिकल है इस पूरे फ्लूइड का, ठीक है, तो यहाँ पर जो सिंगल पार्टिकल है उसके मूवमेंट के बारे में अगर स्टडी करें या उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, तो दैट इज द मेथड ऑफ लैग्रेंजियन। वो लैग्रेंजियन मेथड के अंदर में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पाथ टेकन बाय पार्टिकल एंड द चेंजेस इन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर स्टडीड। ठीक है, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है। हम यहाँ पर क्या चीज की स्टडी करते हैं कि एक सिंगल जो फ्लूइड पार्टिकल्स है, ठीक है, उसका जो मोशन है उसके बारे में, कि वो अपने पाथ को किस तरीके से चेंज कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी उस दौरान कितनी चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन किस तरीके से चेंज हो रहा है, इसकी स्टडी करते हैं। तो किसी फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी करना और उसमें उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के चेंजेस को ऑब्जर्व करना, ये कहलाता है लैग्रेंजियन मेथड। ठीक, दूसरा इसमें मेथड होता है यूलेरियन मेथड। ठीक है,
अब यूलेरियन मेथड लैग्रेंजियन मेथड से किस तरीके से डिफरेंट है वो देखते हैं। तो यूलेरियन मेथड में क्या हो रहा है कि जो ऑब्जर्वर है वो कॉन्सेंट्रेट करेगा ऑन अ पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अ पॉइंट। ठीक है, यहां पर हम किसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और यहां पर किसी सिंगल पार्टिकल के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए, अब ये पूरा एक फ्लूइड का पैसेज है। ठीक है, यहाँ पर ये फ्लूइड एलिमेंट सारे चीजें होंगे। ठीक है, तो हमको फ्लूइड एलिमेंट से मतलब नहीं है, किसी भी एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई ना कोई क्या होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक्स वाई जेड, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर उसको निकालेंगे कि यहाँ पर इस दौरान, ठीक है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड क्या चीज होगा। तो किसी पॉइंट, तो फ्लूइड सिस्टम में जब हम किसी पॉइंट की स्टडी करते हैं, फ्लूइड पार्टिकल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पॉइंट इन द फ्लूइड सिस्टम। ये पूरा फ्लूइड सिस्टम है और किसी पॉइंट में स्टडी करना यूलेरियन मेथड कहलाएगा। ठीक है, अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आर स्टडीड। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, उस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी, कितना एक्सेलरेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसेस क्या होगा, वो उस पॉइंट की स्टडी करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूलेरियन मेथड बोलेंगे। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, तो यूलेरियन मेथड में अगर हम लोग देखें, क्योंकि वहां पर किसी पॉइंट की स्टडी हो रही है, इसलिए वो वहां पर उस पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से निकलेगा, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है और जेड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, वो इस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, ये हमने पूरा स्टडी किया था। ओके, तो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। ठीक है, इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है दो मेथड्स के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो भी यहाँ पर हमने वेलोसिटी कंपोनेंट निकाला है एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए, उसका अगर हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, ठीक है, ये हम पहले भी इसको डिटेल में डिस्कस किए थे। सपोज एक्स वाई और जेड यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो हम ये देख चुके थे कि एक्स के डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी कंपोनेंट होगा दैट इज स्मॉल यू, y के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा स्मॉल v, और z के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो स्मॉल w। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक चीज है। अब इसका अगर हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस पे जो वेलोसिटी निकाल चुके हैं उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, है ना, ये रिजल्टेंट निकालने के लिए। ओके, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है, v इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, इस तरीके से इसका वेलोसिटी निकाल दिया जाएगा, वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो सेम मेथड है, a इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो x के रिस्पेक्ट में वहां पर एक्सेलरेशन कितना है, y के रिस्पेक्ट में कितना है, z के रिस्पेक्ट में कितना है। ठीक है, और ये इसका वेक्टर नोटेशन हो गया, a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। ओके, और एक डिफरेंट टाइप का अगर हम लोग इसको देखें तो एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं इस तरीके से भी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के दो पार्ट हमको नजर आते हैं इन द स्टडी ऑफ लैग्रेंजियन मेथड। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या, यूलेरियन मेथड। सॉरी, तो यूलेरियन मेथड में हम एक्सेलरेशन को दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। पहला एक टोटल एक्सेलरेशन तो ये होता है। ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन हम इस तरीके से लिखेंगे, a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एस प्लस डीवी बाई डी टी। अब ये जो v dv बाई ds है, ये वाला जो पूरा एक टर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन द स्पेस। ठीक है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन हमेशा स्पेस डिपेंडेंट रहेगा, स्पेस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। स्पेस मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ओके, तो एक्स वाई
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तो ये कंप्लीटली क्या कहलाता है, स्पेस कहलाता है, स्पेस पैरामीटर्स है ना, स्पेस मतलब एस से डिनोट करेंगे। तो डीवी बाई डी एस मतलब ये स्पेस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया वेलोसिटी को, तो हमको मिला है एक्सेलरेशन, और इसी को बोला जाता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे लोकल एक्सेलरेशन। और दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिलता है जो टोटल एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ओके, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था इसको, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, कि ये इसमें जो भी पैरामीटर्स हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज नहीं होते तो स्टेडी फ्लो कहलाएंगे। अब जब जो पैरामीटर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाते हैं तो अनस्टेडी फ्लो कहलाएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो कंप्लीट जो यहाँ पर एक पाथ को फॉलो करते हुए एक हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से जो फ्लो होता है, ठीक है, किसी फ्लूइड का, ठीक है, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। और जो जिगजैग टाइप के जो मोशन करेंगे उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, तो 1 डायमेंशनल में ओनली एक्स पैरामीटर, मतलब एक ही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका यूज होगा। 2 डायमेंशनल में एक्स और वाई दो चीजें यूज होंगी, और 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों यूज होंगे। ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल। ओके, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल फ्लो मतलब अपने मास सेंटर के अबाउट अगर वो रोटेट होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल मोशन उसमें मिलेगा, और इरोटेशनल में हमको वो पैरामीटर्स नहीं मिलते। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेमिनार फ्लो मतलब एक स्ट्रेट डायरेक्शन में अगर कोई फ्लो होता है, ठीक है, एक बोल सकते हैं हम लोग एक नॉर्मल कंडीशन में अगर कोई फ्लो होता है, ये कहलाता है लेमिनार फ्लो। ठीक है, और अगर वो इस तरीके से कुछ कर्व टाइप में या तो जिगजैग वे में या इस टाइप के पैटर्न को छोड़ के बाकी जितने टाइप के फ्लो हैं वो क्या क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे टर्बुलेंट फ्लो। ओके, यहां पर हम इसको रेनॉल्ड्स नंबर से भी डिनोट करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर से भी हम लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को पहचानते हैं। ठीक है, तो इसका एक रेंज होता है, उस रेंज के अंदर में अगर है वो, ठीक है, जैसे 2000 अगर रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है अगर 2000 के अंदर में है, ठीक है, 2000 के अंदर में अगर ये है 2000 के बराबर या उससे कम है, सॉरी ना 2000 से कम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेमिनार फ्लो। अगर वही 2000 से 4000 से के बीच है तो ट्रांजिशन फ्लो होता है, और 4000 से ज्यादा है तो वहां पर टर्बुलेंट फ्लो देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो कंप्रेसिबल फ्लो मतलब ये हुआ कि जहां पर उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है ना, डेंसिटी शुड नॉट बी कांस्टेंट, तो वो कहलाएगा कंप्रेसिबल। और जहां पर डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं वो होगा इनकंप्रेसिबल, जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस। ओके, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइंस में पहला इसमें देखते हैं पाथ लाइन। तो पाथ लाइन मतलब क्या होता है कि जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स अपने मोशन के दौरान जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट इज कॉल्ड पाथ लाइन। ओके, तो जिस भी टाइप का अगर हम लोग कोई भी फ्लूइड पार्टिकल्स के फ्लो को देखते हैं, है ना, बहुत सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी आप टेबल में या किसी भी फ्लोर में, है ना, वाटर स्प्रे करा दीजिए, है ना, पानी वो डाल देंगे तो पानी जिस तरीके से फ्लो होगा वो उसका पाथ लाइन कहलाएगा। ओके, सेकंड होता है स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन क्या है, एक टाइप का इमेजिनरी लाइन है विद इन द फ्लो फील्ड। तो अगर यहाँ पर जो भी इमेजिनरी लाइन है उसका जो टेंजेंट है, ठीक है, जो टेंजेंट है किसी पॉइंट पे वो इंडिकेट करता है उसके वेलोसिटी को उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से यहाँ पर इसका पाथ लाइन है, ठीक है,
यहाँ पर इसका पाथ लाइन है, और अगर मैं इसमें टेंजेंट ड्रॉ करूँ, मान लो ये इसका टेंजेंट हो गया, ठीक है, ये इस पॉइंट में टेंजेंट हो गया, ये इस पॉइंट पर टेंजेंट हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है यही इसके वेलोसिटी को शो करेगा। ओके, यही इसके वेलोसिटी को शो करेगा एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के लिए, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए वो इसकी वेलोसिटी को शो करेगा जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तीसरा होता है स्ट्रीम ट्यूब। तो फ्लूइड मास बाउंडेड बाय ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस। तो फ्लूइड मास, जो भी फ्लूइड मास है ना, बाउंडेड रहेगा स्ट्रीम लाइन से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम ट्यूब। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रीम ट्यूब रहता है ना, ऐसा स्ट्रीम ट्यूब रहेगा। तो यहाँ से पूरे जो फ्लूइड मास है वो इस तरीके से जाएंगे, है ना। यहाँ पर अगर इसके सारे फ्लो लाइंस हैं, अगर उसको हम लोग एक ट्यूब में बाउंड कर दिए, ट्यूब के अंदर बाउंड कर दिए, तो वही क्या कहलाएगा, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्ट्रीम ट्यूब कहलाता है। ठीक है, स्ट्रिक लाइंस क्या होते हैं, स्ट्रिक लाइंस। सो स्ट्रिक लाइंस, it is a curve which gives an instantaneous picture of location of the fluid particles which gives pass through a given point। ठीक है, तो बहुत अच्छा एग्जांपल इसका क्या हो सकता है कि, है ना, कोई भी वाटर कंटेनर में ले लो, ठीक है, यहां से हम 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से पानी से पूरा भरा हुआ है। तो घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे ही हमने 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ इंक, है ना, स्याही इसमें डाला, तो उसके बाद में उसका जो मोशन होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो स्प्रेड होने लगता है वाटर के अंदर में। ठीक है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को ही क्या बोला जाता है, स्ट्रिक लाइन बोला जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं स्ट्रिक लाइन। और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम कि जो फैक्ट्रीज में या प्लांट्स में हम देखते हैं कि जो चिमनी से धुआं निकलता है, ठीक है, चिमनी से जो भी धुएं निकलते हैं वो जस्ट यहाँ से एग्जिट होने के बाद में बहुत ज्यादा इंस्टेंटेनियस पाथ को फॉलो करते हैं, है ना, अचानक से बिखर जाते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये भी क्या कहलाता है, स्ट्रिक लाइंस कहलाता है। तो जो पाथ फॉलो करते हैं, जो फ्यूम्स या जो धुआं होता है जो पाथ फॉलो करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रिक लाइंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे हमेशा ये डिपेंड करता है या इसी बेस्ड होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ नो फ्लूइड इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप, ठीक है, if no fluid is added or removed from the pipe in any length, then the mass passing across different sections shall be same। ठीक है, जैसे ये पूरा एक फ्लूइड का एक सेक्शन है, ठीक है, अब इसके अंदर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो पहले से मौजूद हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर टाइम में अगर यहाँ पर हम कोई भी टाइप का फ्लूइड ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना ऐड कर रहे हैं ना रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इन बिटवीन 2 सेक्शंस, अगर हम लोग सेक्शन इसको 1 1 ले लें, ठीक है, ये सेक्शन 1 1 हो गया और ये सेक्शन 2 2 हो गया, तो इन बिटवीन दैट सेक्शन जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स रहेंगे उसके जो मास है वो कंजर्व रहेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, या सेम रहेंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, क्योंकि हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में वहां कोई भी फ्लूइड ऐड नहीं कर रहे हैं ना कि रिमूव कर रहे हैं, तो इस 2 सेक्शन के बीच में जो भी मास होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड में मतलब डेंसिटी वहां पर अलग अलग रहेगी पॉइंट पे, तो ρ1 A1 B1 इक्वल टू ρ2 A2 B2, ये हो गया कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए। इनकंप्रेसिबल के लिए क्या होगा, तो डेंसिटी विल सेम, डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो A1 V1 इक्वल टू A2 B2, ये सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि सारे हम जो एग्जांपल्स पढ़ते हैं, है ना, इंक्लूडिंग जो वाटर जैसे होता है, वाटर इज अ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, है ना, इनकंप्रेसिबल मान के चलते हैं क्योंकि जब थोड़ा बहुत तो कंप्रेस होता है बट नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इस वजह से उसको इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, सो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशनल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसका पूरा हमने डेरिवेशन देखा था
कंटिन्यूटी इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, तो du by dx प्लस dv by dy प्लस dw by dz इक्वल टू 0 और स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है। और इसी को कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक सिंबल होता है, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, ओके, सर्कुलेशन। तो इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली एज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी अबाउट अ क्लोज्ड पाथ और कंटूर, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे एक फ्लो लाइन है, ठीक है, और इस किसी पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेंजेंट है ना, तो इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी होगी v होगी, ठीक है। यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम किसी एंगल पे, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं किसी एंगल पे, एंगल ले लिया हमने थीटा, ठीक है। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, v है, और इस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा, ठीक है, v cos थीटा हो गया। तो जो v cos थीटा इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, इसके कंपोनेंट के वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो इसी का जो लाइन इंटीग्रल है ना, या क्लोज्ड पाथ का जो इंटीग्रेशन है उस वेलोसिटी को लेके, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी इन द फ्लो फील्ड, और जो एंगल है, एंगल बिटवीन v एंड द टेंजेंट टू द पाथ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है वोर्टिसिटी, ठीक है। वोर्टिसिटी को डिनोट करते हैं इस तरीके से, जो सिंबल होता है, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो ओम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द सर्कुलेशन पर यूनिट इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। अगर सर्कुलेशन हम लोग किसी पर यूनिट इनक्लोज्ड एरिया के लिए करें तो उसी को नाम दिया जाता है वोर्टिसिटी, ठीक है। और यहां पर दूसरा एक टर्म होता है फ्लो पोसेसेस, इफ अ फ्लो कंटेन्स वोर्टिसिटी इट इज रोटेशन, ठीक है। अब देखिए कि एक पर यूनिट एरिया है ना, किसी पर यूनिट एरिया के लिए अगर हम लोग वहां पर वोर्टिसिटी निकालते हैं तो वहां पर हमको क्या मिलता है, सर्कुलेशन, सॉरी, वहां पर हमको रोटेशन मिलता है, क्योंकि एक एरिया हमने बाउंड कर दिया है। तो यहाँ पर जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो रोटेटिंग स्टेट में आ जाएंगे, तो हमको यहाँ पर रोटेशनल एक मोशन मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रोटेशन। तो फ्लो इज इरोटेशनल इफ रोटेशन इज जीरो, ठीक है। फ्लो क्या है, इरोटेशनल कब होगा, जब रोटेशन जीरो होगा, ठीक है। तो रोटेशन अब हम कैसे निकालेंगे, तो रोटेशन निकालने के लिए यहाँ पर रिलेशन होता है, अगर z के अबाउट रोटेशन निकालना है, z एक्सिस के अबाउट, तो ये होता है 1/2 dv by dx माइनस du by dy, और उसी तरीके से x के अबाउट और y के अबाउट। तो इसको हम लोग ओमेगा या w से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली ओमेगा से इसको डिनोट किया जाता है, इसको रोटेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय फाई। तो इट इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है, दैट इट्स नेगेटिव डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल हमको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में ही नेगेटिव डेरिवेटिव मिलता है। तो इसका जो नेगेटिव डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इसका नेगेटिव डेरिवेटिव लें वेलोसिटी पोटेंशियल का, जैसे माइनस ऑफ डी फाई बाई डी एक्स, तो एक्स के डायरेक्शन में अगर हम लोग इसका नेगेटिव डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये उस डायरेक्शन में उसके वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू, ठीक है। उसी तरीके से माइनस ऑफ डी फाई बाई डी वाई इक्वल टू वी, वाई के डायरेक्शन में, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी जेड इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, जेड के डायरेक्शन में। ये होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शंस। नेक्स्ट है स्ट्रीम फंक्शन। क्या होते हैं स्ट्रीम फंक्शन? इज डिनोटेड बाय साई, ठीक है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, साई से डिनोट करते हैं इसको।
इट इज डिफाइंड एज अ स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये भी स्पेस एंड टाइम का स्केलर फंक्शन है जिसका पार्शियल डेरिवेटिव, अब यहाँ पर पार्शियल वर्ड आ जाता है, ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन। ठीक है, ये सेम डायरेक्शन पे नहीं देता वेलोसिटी कंपोनेंट, ये अपने राइट एंगल डायरेक्शन पे वेलोसिटी कंपोनेंट देता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे हम x के लिए निकाल रहे हैं तो y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, x डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं तो y डायरेक्शन पे उसका वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा, मतलब u जो मिलेगा वो y डायरेक्शन में मिलेगा, v जो मिलेगा वो x डायरेक्शन में मिलेगा, इस तरीके से। तो u इक्वल टू हो गया d साई बाई dy और v इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ d साई बाई dx। ठीक है, तो जब हम इसका है ना, u क्या होता है अगर वेलोसिटी पोटेंशियल के फॉर्म में देखें तो माइनस डी फाई बाई डी एक्स, और उसी को स्ट्रीम फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखें u इक्वल टू तो डी साई बाई डी वाई होता है, और इसी तरीके से v का कंपोनेंट होता है v इक्वल टू डी फाई बाई माइनस ऑफ डी फाई बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डी साई बाई डी एक्स, और इसी को कंबाइन फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, कॉची रीमान इक्वेशन। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन इसी को बोला जाता है। तो 2 नंबर में कभी कभी पूछ सकता है व्हाट इज कॉची रीमान इक्वेशन, तो ये लिख के हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है फ्लो नेट। क्या होता है, तो फ्लो नेट हमने देखा था, अ ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग सीरीज ऑफ स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है, जैसे इस तरीके का कोई एक हम फ्लो ले लेते हैं, इस तरीके का कोई फ्लो है। ठीक है, तो एक ग्रिड फॉर्मेशन करता है इक्विपोटेंशियल लाइंस और स्ट्रीम लाइंस के बीच में। ठीक है, मान लो इक्विपोटेंशियल लाइंस है और ये स्ट्रीम लाइंस है। ठीक है, स्ट्रीम लाइंस ऑफ लिक्विड, तो एक टाइप का यहाँ पर ग्रिड फॉर्मेशन दिख रहा है हमको, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लो नेट्स बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे फ्लो नेट्स। तो एक ग्रिड फॉर्मेशन जो इस तरीके का है ये क्या कहलाता है, फ्लो नेट्स कहलाता है। ठीक है, दैट इज द कंप्लीट समरी और हाइलाइट्स ऑफ द काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने 1 बाय 1 स्टडी की थी, इंक्लूडिंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो यहाँ तक हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स का जो पोर्शन है कंप्लीट, जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप जो हाइलाइट्स और जो समरी है उससे पूरा जो यूनिट है उसके बारे में समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।